जाएंगे, सबकी निगाहें इसी पर जमी हुई है। क्या सर, हमें खेत में बुला लिया, आपको और कोई जगह नहीं मिली क्या? वैसे आपने खेती बाड़ी क्यों शुरू कर दी? What is the reason, sir? अमेरिका में जम नहीं रहा क्या? वैसे खेती से आपका क्या लेना देना? उधर अमेरिका में अपनी आलीशान ऑफिस में बैठकर मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी खेती बाड़ी भी करूंगा। वो तो इस जमीन पे कदम रख के पता चला कि इस धरती के हर जीव का खेती बाड़ी से कोई ना कोई रिश्ता है। चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसका पेट किसान के उगाए हुए अनाज से ही भरता है, और गरीब की भूख को भी उसी किसान के उगाए हुए अनाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम उन किसानों को कोई अहमियत नहीं देते और उनका एहसान भूल जाते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या किसान और हम दोनों एक समान हैं? चाहे हम हो या किसान, दोनों पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसा 2 महीने सैलरी नहीं आई तुम्हारी तो क्या करोगे? बीवी के गहने बेच मारेंगे और क्या। और अगले 6 महीने तक कंपनी ने सैलरी नहीं दी तो? उस काम को लात मार के दूसरा काम ढूंढेंगे। और अगर यही चीज किसानों ने कर दी तो? सैलरी ना बढ़ने पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धरना देते हैं। लेकिन हमारा किसान, चाहे सालों तक उसका मुनाफा ना हो, फिर भी वो खेती बाड़ी से मुंह नहीं मोड़ता। हर दिन, हर साल वो बीज उसी उम्मीद और लगन से बोता है कि इस साल हम सबका फायदा होगा। तो फिर किसान और हम एक समान कैसे हुए सर? तू चाहता क्या है भाई? हम भी अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी करें क्या? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि खेती बाड़ी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ये धरती और इंसान का एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा साइंस है जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक किसान ही समझ पाएगा। और वो किसान जब आत्महत्या करता है, वो लोगों के लिए सिर्फ न्यूज होती है। उसने क्यों जान दी, लोग उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। एक किसान के मरने से देश को कितना नुकसान होता है, अंदाजा तक नहीं है लोगों को। जब अनाज कम हो और खाने वाले ज्यादा, तब कीमतें आसमान छूती है। और जब कीमतें बढ़ती है, तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है। और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा, जिसकी कीमत आप सबको हॉस्पिटल में चुकानी पड़ेगी। जमीन की कीमत बढ़ रही है और किसानों को पूछने वाला कोई नहीं। उन किसानों के जमीन पर बिल्डिंगें और फैक्ट्री तो बन जाएंगी, लेकिन अनाज कहां उगेगा? आज कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने। नई पीढ़ी को खेती बाड़ी का एबीसी तक नहीं पता। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी खेती बाड़ी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। एक वक्त था जब किसान गर्व से जीते थे, आज वही किसान डर डर के जीता है। बीज बोने के पहले पानी नहीं मिलने का डर, पानी मिल भी गया तो फसल उपजाऊ ना होने का डर, फसल उपजाऊ हो गई तो उसके बर्बाद होने का डर। इतने सारे डर के बाद फसल तैयार हो गई तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो कोड़ियों के दाम में बेच देता है और दुकानदार उसे 10 गुना ज्यादा महंगा बेचता है। जो अनाज उगाता है वो तो परेशान है ही, और जो खरीदता है यानी कि हम, परेशान हम भी होते हैं। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में किसानों से रिश्ता तोड़ दिया है, उन्हें पराया समझा है ना कि अपना। क्या आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से। गवर्नमेंट कौन है बताइए? हम नहीं है। किसान की रक्षा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के हर एक इंसान का काम है, आप सबका है और मेरा। इसलिए मैं किसानों की सुरक्षा के लिए अपनी सारी कमाई का 90% किसान कल्याण में डालूंगा। सीएम सर, उम्मीद है आप भी मुझे सुन रहे होंगे। हर गांव में अनाज का एक गोदाम और गांव के हर एक मंडी में एक कोल्ड स्टोरेज, ऐसी कई जरूरत की चीजों की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। आज से किसानों को अनाज बेचते हुए डर नहीं महसूस होगा, बल्कि गर्व महसूस होगा उन्हें। इस देश का पेट भरने वाला किसान भला डर में क्यों जिएगा? और ये मत समझना हम किसान पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये एहसान हम खुद पे कर रहे हैं। मैं भी ये सब किसानों पे तरस खा के नहीं कर रहा हूं, उनका हक है ये। हमारे किसानों को दया की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इज्जत की, और वो इज्जत हम उन्हें देंगे। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो हमें लगा कोई विदेशी है, लेकिन आपका दिल तो इंडियन है। हम आपको क्या समझे सर? इसमें जरा सा भी शक नहीं है सर, मैं एक इंडियन ही हूं।
आप लोगों की तरह मैं भी इस देश की मिट्टी में पला बड़ा हूं। मैं आप लोगों की तरह ही हूं, साधारण। आज आपसे बात करने वाला कोई कंपनी का सीईओ नहीं है, बल्कि के ऋषि कुमार सन ऑफ के सत्यनारायण है। इसने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ऋषि कुमार ने तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा दान कर दिया, जो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ के करीब है। ऋषि कुमार के इस कदम ने उन्हें इंटरनेट पर एक मेगा स्टार बना दिया है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ एक ईमानदार आदमी कर सकता है, और वो है ऋषि कुमार। किसान खुश रहेंगे तभी तो हमारे जैसे सब्जी वाले जिंदा रहेंगे। और जब कीमतें बढ़ती हैं तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है, और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में ही 2000 फ्लैट्स हैं। इसका मतलब सिर्फ इस सोसाइटी में हम हर महीने 50,000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ जो सब्जियां, मसाले और अनाज हम मार्केट से लेते हैं, एक परिवार हर महीने तकरीबन 10,000 रुपए उन पर खर्च करता है। हिसाब लगाएं तो हमारी सोसाइटी हर महीने 2 करोड़ रुपए खाने पर खर्च करती है। फिर भी हम नहीं जानते कि वो चीजें शुद्ध हैं या मिलावटी। अगर यही चलता रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारी प्रॉपर्टी बेचकर भी हम बच्चों के हॉस्पिटल बिल्स नहीं भर पाएंगे। इसलिए हमें कुछ गांव अपना लेने चाहिए ताकि हम अनाज फल सीधे किसानों से खरीद सकें। ऐसा करने से हमारे पैसे बचेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ऋषि कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए आप अपने एजुकेशन कोर्स में फार्मिंग क्लासेस भी ऐड कर लीजिए और उन्हें फार्मिंग ट्रिप पर लेकर जाइए, ताकि फार्मिंग उनके लिए एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल बन सके। हर वीकेंड पर हम किसी न किसी पार्टी में अयाशी करते हैं। अगर सिर्फ फ्राइडे पार्टी करें और सैटरडे संडे फार्मिंग करने जाए तो? तुम्हारा मतलब वीकेंड पर हम लोग खेती बाड़ी करें? यस, यू आर राइट, वीकेंड एग्रीकल्चर। जब मिलती है आकर संगम पे जैसे नहीं हो जाती है नदियाँ, वैसे ही तुझको हमराही बनाकर लाखों कदमों को जैसे लक्ष्य मिला है नया। तू आगे चले जग पीछे चले, तू है सदियों का नेता, माँ धरती का सबसे अच्छा तू है बेटा। चलना 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 तुझे इस राह पर है चलना रे, अब तो थके बिना कहीं रुके बिना तुझको है आगे बढ़ना। चलना 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 तुझे कड़ी धूप में जलना, के अब हर एक सवाल का हल तो है हल चला के मिलना। रामाकृष्णा सर। 2 कॉफी मलाई मार के। ओके सर। हेलो हाय ऋषि। प्लीज। ऋषि ने साबित कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मेरे 40 साल के पॉलिटिकल करियर में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखूंगा। ऋषि ने सिर्फ इस जनरेशन को ही नहीं, मेरी जनरेशन को भी इंस्पायर किया है। सर, इसने गांव को बचाने के लिए इतना कुछ किया, अब ये गांव बच पाएगा क्या? मैं वही बताने यहाँ आया हूँ। अब इस गांव को कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इस गांव को बचाने के लिए हमने कमेटी फॉर्म की है जो सही रास्ता निकालेगी। मैंने कहा था ना, ये आया है तो कमाल करके ही दिखाएगा। ग्रेट वर्क ऋषि। थैंक यू सर। चार साल लग गए थे मुझे इनका भरोसा तोड़ने में, लेकिन इसने 4 महीने में ही फिर से उनकी उम्मीद जगा दी। टीवी चालू कर। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, विवेक मित्तल का पर्सनल प्रोजेक्ट है।
और वो एक नंबर का फ्रॉड है। उसको अपने पुराने कर्जे ना चुकाने पड़े, इसीलिए उसने इस प्रोजेक्ट में हाथ डाला। उसने तकरीबन 70,000 करोड़ का कर्जा नेशनल बैंक से लिया है और वापस नहीं किया। इंटरनेशनल बैंक के डायरेक्टर होने की वजह से उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है, जो मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। ऐसे फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वरना इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। We are from the Enforcement Directorate, Mr. Vivek. We have to take you under our custody. इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। रहने दीजिए, इनके सामने हाथ मत मिलाइए। हम फिर मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर। तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल, चल। Mr. Vivek, shall we go now? उस दिन मुझे इस गांव को आज ज़ुपी पर फ्री लूडो खेल रहे हैं